हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशन एंड वारंटी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 17 तक मूव करेंगे। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, पूरे का पूरा कंडीशन वारंटी आज की इस एक वीडियो में फिनिश ऑफ करने वाले हैं। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी एग्जाम्पल कोड करूँगा वो सारे एग्जाम्पल आपने कॉपी में नोटबुक में लिख लेने हैं। तो जरा सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 से। देखो सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में कंडीशन वारंटी को मिक्सचर करके डिफाइन किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बट जब सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 की बात आएगी, स्पेसिफिकली कंडीशन को डिफाइन किया गया है। जैसा नाम से पता चल रहा है, एक कंडीशन की बात यहाँ पे क्या है, देखो कंडीशन इज स्टिपुलेशन। कल भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे स्टिपुलेशन का मतलब क्या है। मैंने हालांकि कमेंट में बताया था, बट मैंने लिख दिया आपके लिए, टू डिमांड दैट इट बी पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टी एक्स और पार्टी वाई ये दोनों आपस में जो एग्रीमेंट कर रहे होंगे तो ये एक डिमांड रखेंगे जिस पे दोनों ही पार्टी सेटिस्फाई करेंगी, अग्री करेंगी फ्री कंसेंट में, सो दैट लेटर ऑन उस पर कोई भी आर्गुमेंट ना हो और ना ही उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके वो कहीं केस फाइल कर रहे हो एक दूसरे पर। तो बढ़ते हैं आगे। अ कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज। ध्यान रखेंगे, कंडीशन वारंटी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है उसका पर्पज ये, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ विच, अगर वो मेन पर्पस टूटा, ब्रीच ऑफ विच गिव द राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी करोगे, साथ के साथ डैमेजेस भी क्लेम करोगे। सर इसको सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं। जब हम कंडीशन की बात करेंगे, एग्जांपल मान लो हरिया ने, चलो अच्छा नाम रखते हैं, मिस्टर हैरी ने, एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, मिस्टर हैरी ने कॉन्ट्रैक्ट किया चिंटू भाई के साथ जो क्लास में लेट आते हैं। मिस्टर हैरी कंसल्ट करते हैं चिंटू से अ कार डीलर, जो एक कार डीलर है, फॉर अ स्पोर्ट्स कार, और उसको बताते हैं मिस्टर हैरी यू नो व्हाट कि उस कार में ना रेसिंग स्पिरिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर हैरी जो चिंटू से कंसल्ट कर रहे हैं वो रेसिंग स्पिरिट, दैट मीन्स अ रेसिंग कार, नॉट अ RS टैग। अभी क्या किया चिंटू भाई साहब ने, भारतीय होने के नाते इन्होंने हैरी को चूना लगाया। कैसे? इन्होंने इनको पकड़ाई बलिनो, जो नई वाली बलिनो आ रही है उसके पीछे टैग लगाया गया RS, दैट मीन्स मारुति ऐसा मानती है रेसिंग स्पिरिट है विद 30,100 इंजन CC के साथ। तो आपको समझना है कि मिस्टर हैरी चिंटू को एग्जैक्टली बता रहे हैं, अपना मेन पर्पस बता रहे हैं कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, सो दैट मैं अगर स्पोर्ट्स रन में पार्टिसिपेट करूं तो मैं वहां पे वो प्राइज मनी जीत सकूं। चिंटू ने उनको पकड़ा दी बलिनो। भाई साहब नो ऑफेंस, हाँ किसी के पास बलिनो, नाराज मत होना यार, बस एग्जांपल ले रहा है, बिकॉज उसमें बलिनो के पीछे RS टैग लगाया गया है और वो बताते हैं कि इसका मतलब है रेसिंग स्पिरिट, जो कि कहीं से पॉसिबल नहीं है। इस सिनेरियो में जो मेन कंडीशन है हैरी की, हैरी स्टिपुलेट कर रहे हैं चिंटू को कि मुझे एक कार चाहिए जिसमें रेसिंग स्पिरिट के साथ वो सारी क्वालिटी हो कि भाई इसको स्पोर्ट्स मेनिया में ले जाऊं और मैं प्राइज मनी जीत सकूं। लेकिन चिंटू इनको दूसरी कार पकड़ाते हैं। तो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं है तो फर्स्ट थिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, रिपुडिएट होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। सेकंड, क्योंकि चिंटू इनकी वजह से रेस हार सकते हैं, इस वजह से वो डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, वारंटी। अब देखो आपको वारंटी कार्ड मिलता था, इसका मतलब साफ है, जो वारंटी है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन पर्पस नहीं होगी। एग्जांपल मान लो मेरी कार है ही, तो उस कार में अगर मान लो इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो क्या जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा कंपनी से, कार ही वापस कर दूंगा? क्या कंपनी कार वापस लेगी? नहीं लेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, वो नया रिपेयर कर देगी, या तो पूरे उस सिस्टम को, या फिर नया सिस्टम इनबिल्ड करके दे देगी। कार नहीं ख़त्म करने वाली, वापस देने वाली। क्यों? रीज़न साफ है, आप लाइन देखो, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब क्लियर है ना, टू डिमांड दैट इट बी अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए। तो वारंटी में स्टिपुलेशन क्या हो रहा है, कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस का कोलेटरल है। कोलेटरल मतलब क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेकेंडरी होगा। ब्रीच ऑफ विच, अब क्योंकि ये सेकेंडरी है तो इसके टूटने पे आप कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट ये समाप्त नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस, क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप एक रिस्ट वॉच लेके आते हो, नहीं चल रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओगे, जाके उसे रिपेयर करा पाओगे। बात समझ में आ रही है। आप एक वॉशिंग मशीन लेके आए, AC लेके आए, AC से याद है अब मौसम की वजह से लाइट ख़राब है तो AC नहीं काम कर रहा, आज फैन चला नहीं सकता बिकॉज डिस्टर्बेंस होगा। तो डैमेज क्लेम कब करोगे, AC नहीं वर्क कर रहा,
है ना, उतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रहा जितनी आपकी नीड है। तो पहला तो मेन पर्पस क्या है, अगर हम उसको ये बता के आ रहे हैं कि हमको हाईएस्ट कूलिंग चाहिए, हिमालय वाली कूलिंग, अगर हम उसको ये बता के आ रहे हैं और वो ये जानते हुए भी हमें 1 टन का एसी देता है, हम उसको सारा सिनेरियो समझा रहे हैं, हॉल कितना बड़ा है सब कुछ बता दिया, फिर भी वो 1 टन का एसी दे रहा है, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट होगा। बट वहीं अगर हम ये बात करें कि वो एसी ठंडा तो कर रहा है, बस हमारी नीड के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, तो इस सिनेरियो में ये एक कोलेटरल होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे डैमेज क्लेम कर सकते हैं। वो बोलेगा ठीक है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम, इसको ठीक करके देते हैं, इतना ही। आगे, नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड, मतलब साहब है वारंटी के केस में आप गुड्स को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, ना ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो। क्लियर। तो जब आप डिफरेंस की बात करते हैं, कंडीशन वारंटी में डिफरेंस क्या है, कंडीशन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, वारंटी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में। इतना पॉइंट्स क्लियर सबको। अब डिफरेंस देखिएगा, यहाँ हम लिख रहा है डिफरेंस बिटवीन कंडीशन वारंटी। 3 बेसिक पॉइंट है जिनके बेसिस पे आप डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला क्या है, पर्पस। देखो कंडीशन बोला जाएगा एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप मॉडल साथ लेके बैठो, चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी में आएंगी। हालांकि मैं बोल आज आराम से रहा हूँ सो दैट आप ज़्यादा अच्छे से कवर करो। तो कंडीशन क्या है सर, एसेंशियल टू द मेन पर्पस। कंडीशन में मेन पर्पस के लिए एसेंशियल है, और अगर हम बात करें वारंटी की तो वहाँ पर क्या है, कोलेट्रल है। तो यहाँ पर अगर समझें पर्पस में क्या हो गया, एसेंशियल, इधर क्या हो गया, कोलेट्रल। ठीक है। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अगर आप ब्रीच करते हो तो क्या होगा, अभी हमने यहाँ बात करी थी कंडीशन में अगर ब्रीच हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट भी रिपुडिएट करेंगे, क्लियर, साथ में डैमेज भी क्लेम करेंगे। किसमें, कंडीशन में। मतलब साफ है यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी रिपुडिएट होगा और डैमेज भी क्लेम होगा, किसमें, कंडीशन में। बट वारंटी में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम होगा। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन। देखो अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, कन्वर्जन की बात हो रही। कंडीशन टूटी तो वारंटी का टूटा माना जाएगा, बट वारंटी टूटी तो कंडीशन का टूटा नहीं माना जाएगा। आसान शब्दों में, आपकी बाइक का लेफ्ट साइड का इंडिकेटर नहीं जल रहा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाइक आप जाके वापस दे रखो, तुम बाइक यार अपनी, मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कचरा पकड़ा दिया है, नहीं कर सकते। बट इंजन ही नहीं काम कर रहा, जिस मेन पर्पज़ के लिए वो पर्पज़ ही नहीं फुलफिल हो रहा। अच्छा समझो बाइक पंचर हुई तो क्या करोगे, पूरी बाइक आप कंपनी को रिजेक्ट कर सकते हो क्या, डैमेज क्लेम कर सकते हो, नहीं, उसका सिर्फ पंचर रिपेयर हो सकता है सर। मतलब वो वारंटी के टर्म में आ सकता है, टायर में प्रॉब्लम है, टायर चेंज होगा, पूरी बाइक आपको नई नहीं दी जाने वाली। मान लो इस लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है कीपैड में, कीपैड चेंज होगा, ऐसा लैपटॉप नया मुझे नहीं दे देंगे। समझ आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13, व्हेन अ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज वारंटी। आपका मॉड्यूल में दिख रहा था, बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। तो सेक्शन 13 में सबसेक्शन 1, 2, 3 3 पार्ट हैं, तीनों आपको समझने हैं। मैं एक एक करके आपको फटाफट से कवर कर देता हूँ, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो चेक करते हैं। ओके, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में बोला गया है, लाइन क्या, क्वेश्चन क्या हमारे पास, कब कंडीशन को वारंटी का ट्रीटमेंट मिलता है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। तो पहली कंडीशन है, वेयर बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, जहां पर बायर उस परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन को परफॉर्म ना करो। मॉडल चक्रों में दिखाता हूं, जरा मॉडल पिक कर लीजिए और ये लाइन मैं आपको यहाँ से कवर कर देता हूँ जल्दी से। आप यहाँ देखेंगे तो व्हेन कंडीशन ट्रीटेड वारंटी में क्लियरली मेंशन है, वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, अ पार्टी मे फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव अ स्टिपुलेशन। मतलब पता है क्या हो रहा है, जो पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टी ही एग्री कर जा रही है कि भाई ठीक है, एज अ बायर हम ही बोल रहे हैं कि इसको ऐसे कर दो, तो पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट आता है, वेयर बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन सेक्शन 1 में ही आता है ये, जहाँ बायर ये खुद इलेक्ट कर रहा है कि जो कंडीशन टूटी है ये वारंटी के टूटने के बराबर है। ही में ओनली क्लेम डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रिपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बायर खुद बोल रहा है, समझना, कंडीशन टूटने पे हम कॉन्ट्रैक्ट भी रिपुडिएट करेंगे, डैमेज भी क्लेम करेंगे। बट बायर, हम मतलब बायर, अगर हम बायर एज अ बायर हम खुद ही ये बोल रहे हैं कि ना जी ना कंडीशन नहीं टूटी है, हम इसको एज अ वारंटी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपने कार परचेज की, आपने उससे ये बोला कि इसमें 6-7 लोग बैठ जाने चाहिए बस, उसने आपको बोलेरो उठा के पकड़ा दी, महिंद्रा बोलेरो, तो आप बोलेरो लेके चले आए, तो ऑब्वियस सी बात है 6-7 लोग बैठ जाते हैं। आपने उसको ये नहीं समझाया था कार थोड़ी क्लासी होनी चाहिए, महंगी होगी तो भी चलेगा, ये कोई कंडीशन नहीं बताई,
बताई, आपने सिर्फ बोला कि 6-7 लोग बैठ जाने चाहिए। एट द एंड लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होता है गाड़ी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, टाटा हैरियर नहीं 5 सीटर है, ओके सफारी हो सकती थी, फॉर्च्यूनर हो सकती थी, और भी गाड़ी आप बोल सकते थे। बट अगेन आपने उसको समझाया नहीं था इस पॉइंट को, आपने कंडीशन रखी नहीं थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वारंटी है जहाँ पे आपको छोटा मोटा क्लेम मिल सकता है, लेकिन आप ये कह दो कि ना जी ना गाड़ी चेंज करो, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कौन ऐसा बोल रहा है? सेक्शन 1 में आप एक वर्ड लिख लो, आपको याद रहेगा। बेस किस पर हो गई सर? बायर पर, मतलब बायर कंडीशन को एज अ वारंटी इलेक्ट कर रहा है। तो जब कंडीशन एज अ वारंटी इलेक्ट होगी तो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट या फिनिश ऑफ नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? डैमेज क्लेम होंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सब सेक्शन 2, ध्यान सुनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ। सेक्शन 2 बोलता है, सब सेक्शन 2 मतलब सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 कहता है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर ही नहीं सकता। उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो सारा गुड्स ले ले या उसका कोई पार्ट ले ले। मतलब साफ है, आपने एक ऐसी बात समझना, आप एक बिजनेसमैन हो, हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कुछ भी पढ़ रहे हैं, अप्रोच कभी भी डोमेस्टिक नहीं रखना, अप्रोच हमेशा कॉमर्शियल रखना। इसको कहीं नोट कर लो। पंगा कहाँ पे होता है क्रिएट मालूम है? बच्चा क्या कर रहा होता है, वो डोमेस्टिक अप्रोच लगाता है और वहीं से सारी गड़बड़ होने स्टार्ट होती है। हमेशा चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ें, पार्टनरशिप कंपनी LLP कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब साफ है, साफ शब्दों में बिजनेस लॉ पढ़ते वक्त आपके एग्जाम्पल, आपकी अप्रोच सारी कॉमर्शियल होनी चाहिए। अगर आपने अप्रोच डोमेस्टिक लगा दी तो वहाँ से ना एग्जाम्पल भी गलत हो जाएंगे और जो उसका कंक्लूजन पार्ट निकलेगा वो गलत ही निकलेगा। तो हमने यहाँ लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल खत्म किया ही नहीं जा सकता। आगे द बायर हैज एक्सेप्टेड, बायर खुद एक्सेप्ट कर रहा है, आइदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ। जब बायर गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए खुद से रेडी है तो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट अगेन नहीं हो सकता। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या है? डैमेज क्लेम करना। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिपेंड अपॉन बायर। आपको एक पॉइंट यहाँ क्लियर हो रहा होगा, अभी तक जब आपने इसको पढ़ा है तो आपको ये रटना पड़ता होगा, बट अब आपके माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। व्हेन अ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब कंडीशन को वारंटी का ट्रीटमेंट मिलेगा? इसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? बायर। सर बायर मेन रोल प्ले कैसे कर रहा है? बिकॉज जब कंडीशन टूट रही थी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट हो रहा था या फिर डैमेज क्लेम हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट या फिर डैमेज को क्लेम कर कौन रहा था? बायर। तो अब बायर खुद ये बोल रहा है कि नहीं, हमें कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको कंडीशन का टूटना नहीं, वारंटी का टूटना मान रहे हैं। या फिर वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करते हैं, या तो अभी काम करो, कुछ गुड्स ले जाओ, हम इतने एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। मतलब कंडीशन किसके हाथ से मूव कर रही है? बायर के हाथ से। तो कंडीशन का टूटना वारंटी का टूटना माना जाएगा। बिहाफ ऑफ मेन रोल कौन है? बायर। माइंड में क्लियर ना? जहां ये बुक में लिखा है ना, बड़े शब्दों में बायर लिख लो तो क्लैरिटी रहेगी। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13, वेयर फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अदरवाइज। कोई कंडीशन या वारंटी फुलफिल होती है और रीज़न उसमें लॉ का दिया जाता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर वो पॉसिबल, जैसे मान लो आपने बोला कि सर हमें इतना स्टॉक चाहिए, अब क्योंकि उसका प्रोडक्शन क्लोज हो चुका है तो वहाँ पे ना इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस चली जाएगी कि वो चीज़ अब हो ही नहीं सकती। तो क्या बायर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट करेगा? नहीं कर सकता। क्यों? लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा। तो मतलब साफ है, इस पूरे ही कंडीशन में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो बायर है, जो ऐसा एजम्पशन ले रहा है कि कंडीशन को वारंटी का ट्रीटमेंट मिल सकता है। और सिंपल वे में जब कंडीशन वारंटी के ट्रीटमेंट में जाएगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, कंडीशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट भी होगा, डैमेज भी क्लेम होगा। वारंटी के केस में सिर्फ डैमेज क्लेम होगा। बट जब कंडीशन को वारंटी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट का रिपुडिएट होना इम्पॉसिबल। मैक्सिमम क्या हो सकता है? डैमेज क्लेम हो सकता है। तो अभी तक हमने जाना है सेक्शन 13 तक। अब जब डिस्कस करेंगे सर इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी के बारे में बोला गया है। फिर एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसा मॉड्यूल में दिया एज इट इज़ नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। बात कर लेते हैं सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 17 तक एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी के बारे में। देखो इसमें दो बात बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर रखना। जब हम एक्सप्रेस बोलेंगे मतलब साफ होगा कि एग्रीमेंट में ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो सारी बातें मेंशन होंगी। जब हम इम्प्लाइड बोलेंगे इसका सीधा सा मतलब होगा विच इज प्रिज्यूम्ड बाई लॉ। तो दो बातें क्लियर रखनी। पहला, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा तो वहां पे सारी बातें ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट मेंशन होंगी, बोथ द पार्टीज वेल नोन। जब हम बात करेंगे
इम्प्लाइड की तो सिंपल होगा विच इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, लॉ पे ऐसा प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि ये चीजें एटलीस्ट इसमें होनी चाहिए। और जरा चेक करते हैं, तो एक्सप्रेस कंडीशन को लेके बोला गया है आर दोज विच आर एग्रीड बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली उससे प्रोवाइड किया जाएगा कितने क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना प्राइस होगा, किस टाइम पे आपको हम ट्रांसफ़र करेंगे, पोजीशन हम कैसे देंगे, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। इम्प्लाइड की बात देखिए, आर दोज विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, जहाँ पे लॉ का ऐसा एजम्पशन लिया जाएगा कि ये तो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए, है ना, टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा प्रिजम्पशन लेंगे। तो अब जरा चेक करते हैं एक एक पॉइंट। इम्प्लाइड कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 17 तक जाएंगे, इसी में फिर इम्प्लाइड वारंटी की बात करेंगे। आज ये टॉपिक खत्म करना है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो इम्प्लाइड कंडीशन में सेक्शन 14A में बोला जाता है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंडीशन एज टू टाइटल। तो अभी मैं कैसा करने वाला हूँ, ध्यान रखना, आपको क्या करना है, कॉपी में ऐसे लिखना होगा और एक लाइन लाइक मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, आप ऐसे नहीं बनाना, अपनी कॉपी में प्रॉपरली, ठीक है। वन साइड अप्रोच ही होगी, सेकंड साइड अप्रोच ऐसे रखना, और इसमें आप पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना। तो कंडीशन एज टू टाइटल में एक लाइन लिखिएगा, इन केस ऑफ सेल सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप से, क्लियर, टाइटल मतलब ओनरशिप। तो इन द केस ऑफ सेल सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स, सेलर के पास ऐसा राइट होना चाहिए कि वो गुड्स सेल आउट कर सके। बी पॉइंट इसी में नोट करो, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इन केस ऑफ एग्रीमेंट मतलब क्या, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी टू पास, मतलब साफ है एग्जीक्यूट, जब फ्यूचर में हम उस कंडीशन को परफॉर्म कर रहे होंगे तो भी इसके पास प्रॉपर्टी को पास करने का राइट्स होना चाहिए, किसके पास, सेलर। तीसरा, इफ द सेलर टाइटल टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, अगर सेलर का टाइटल ओनरशिप डिफेक्टिव हुई, बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर। सर समझाते हैं इसका मतलब, देखिए एक्स ने वाई को कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, मतलब एक्स कौन है, सेलर हो गया, वाई कौन है, बायर हो गया। अब एक्स की ओनरशिप उस प्रोडक्ट पे नहीं है, उस पे ओनरशिप है जेड की, तो वाई क्या करने वाले हैं, वाई ट्रू ओनर को ये गुड्स रिटर्न करेंगे और प्राइस के लिए क्लेम किस पे करेंगे, क्लेम करेंगे एक्स पर, और गुड्स रिटर्न किसको करेंगे, ट्रू ओनर को, ठीक है। मतलब कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है ओनरशिप का होना किसके ऊपर होनी चाहिए, सेलर के ऊपर होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, और ये क्या है, इम्प्लाइड कंडीशन है। इम्प्लाइड बोले तो प्रिजम्पशन बाय लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कोई ऐसे थोड़ी पूछता है कि अच्छी बात बताना, सामान तुम्हारा ही है ना, ऐसा कोई पूछता थोड़ी है। अब कोई सेलर सेल कर रहा है तो हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं ये इसी का होगा, क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, सेक्शन 15 में गया है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो जरा साइड में जाएंगे, लिख लेंगे, इन दिस केस अगेन हम इम्प्लाइड की बात कर रहे हैं, प्रिजम्पशन लॉ ले रहा है, देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। एक लाइन नोट करिएगा, गुड्स करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या हुआ सर, लिखा हुआ है ये क्रीम लगाएं गोरे हो जाएं, है ना, ऐसा कभी किसी क्रीम में लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, क्यों, एडवर्टीजमेंट ऐसा दिखाते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 7 और ये मिस इंडिया, एडवर्टीजमेंट के लिए ठीक है, बट इन प्रैक्टिकल अप्रोच वो छोटा सा स्टार लगा के दिखाते हैं, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन समझ रहे हो ना, कंडीशन अप्लाई क्या है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशनल चीज़ें हैं ये। तो समझो सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, गुड्स करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, और यही रीज़न किसी भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में कभी भी वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती जो एक्यूरेसी में नहीं होती हैं, हमेशा कंडीशनल होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, सेल बाय सैंपल। अच्छा समझो, जो चीज़ आप सैंपल लेके आ रहे हो, गुड्स आपका करस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या आप गुड्स को एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। तो ये भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि जैसी सैंपल होगा गुड्स ठीक वैसा ही होगा। अगर कभी भी आपने कुछ बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज की होंगी तो आपको बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल के लिए, राइस कभी भी शॉप पे परचेज करने जाता है आदमी और उसको टन टन खरीदना है, तो एक एक दाना दाना एक सामान नहीं गिनता, क्या करता है वो थोड़ा सा सैंपल देखता है कि ठीक है ऐसा है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है आप भिजवा दीजिएगा। अब जैसा सैंपल है गुड्स करस्पॉन्ड वैसा ही करना चाहिए। तो सेल बाय सैंपल में लिख लो, बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, बल्क परचेजिंग होगी, और यहाँ पे भी क्या करना है, करस्पॉन्ड करना होगा गुड्स को एज टू क्वालिटी ऑल्सो,
ठीक है ना, कि जो क्वालिटी आप देख के आए हो वही क्वालिटी मिल रही। दूसरा पॉइंट, द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगी कि जो सैंपल उसने देखा था और जो बल्क परचेजिंग उसने की है उन दोनों को कंपेयर कर सके। तीसरा पॉइंट इसी में, द गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल। अनमर्केंटेबल का मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी ये सेपरेट किया गया है, यहाँ भी मैं बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल के लिए आपने अमेजोन से कुछ परचेज किया और वो आपके घर आते आते वो चीज़ टूट गई, तो क्या आप उससे बाय करोगे? नहीं, वो कंडीशन है। कंडीशन कैसी है? इम्प्लाइड है। अमेजोन से बाय करते हो तो वहाँ आप उनसे पूछते नहीं हो, अच्छा भैया एक बात बताना, अगर ये प्रोडक्ट आते आते टूट गया तो क्या आप मुझे पैसे रिटर्न करोगे? ऐसा पूछता को नहीं है कोई, है ना, इम्प्लाइड है ये, एजम्पशन या लॉ ने। अगला, कंडीशन बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये है सेक्शन 15 में। देखो 15 में बाल डिस्क्रिप्शन कही गई, 17 में सैंपल की कही गई, फिर 15 में दोनों को इंक्लूड किया गया। मतलब साफ है। देखो, बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन बोथ। तो यहाँ पे पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, बल्क मस्ट रिस्पॉन्ड विथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन बोथ। मतलब जो आप बल्क परचेजिंग कर रहे हैं वो आपके सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्लियर है? चलो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 16(1), कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। नाम से ही पता चल रहा है, नोट करिएगा, नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय पर्टिकुलर पर्पस। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आप गुड्स बाय कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा एजम्पशन लिया जाएगा कि जो गुड्स आप खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी और फिटनेस ओके रिपोर्ट है, गुड्स एक्सपायरी नहीं किया है, ठीक है ना, गुड्स एक्सपायरी नहीं। मान लो आपने मेडिसिन परचेज करनी है, अभी एक्सपायरी डेट की क्या परचेज कर लोगे, वो फिटनेस के अगेंस्ट है। क्वालिटी तो फिर भी ठीक है, मेडिसिन का ही काम करेगी, बट अगर फिटनेस के अगेंस्ट है तो ऐसा एजम्पशन लिया जाता है कि जब आप उसे बाय कर रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्ड करे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। ये सेक्शन है आपका 16(2), पहले भी बता चुका कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड्स आर यूजेबल ऑन डिलीवरेबल स्टेट। मतलब जब गुड्स डिलीवर हो रहा है तो ऐसा एजम्पशन लिया जाता है कि गुड्स यूज़ करने लायक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पर्पज़ के लिए आप गुड्स बाय कर रहे हो वो पर्पज़ ही आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है कंडीशन एज टू होलसेलनेस। एज यू नो कि गुड्स कैसा होना चाहिए इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, ईटेबल एंड प्रोविजन इन एडिशन टू मर्केंटेबल क्वालिटी गुड्स शैल बी होलसम। अच्छा, पिज्ज़ा मंगाया आपने, एजम्पशन लो, ठीक है, अब मान लो इतनी स्लाइस जो है ये मिसिंग है, क्या करोगे? सर ऑब्वियस सी बात रिटर्न करेंगे। क्या उससे पूछोगे लेते वक्त जरा बताना भाई साहब पूरा पिज़्ज़ा भेजोगे कि नहीं भेजोगे? वो बोलेगा सर पूरा भेजेंगे, है ना। आप उससे पूछोगे नहीं, क्यों सर? ना पूछने के पीछे का रीज़न क्या है? इम्प्लाइड, मतलब हम ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं कि ये चीज़ तो एटलीस्ट इसमें होनी ही है। चलो कम टू नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लाइड वारंटी। ओके, कंडीशन क्या है सर? जहाँ पर मेन पर्पस होगा एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है ना, और इसके ब्रेक होने पर, इसके ब्रीच होने पर कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट भी होगा और साथ के साथ डैमेज भी क्लेम होंगे। अब बात करने वाले इम्प्लाइड वारंटी की। वारंटी में क्या होगा? कोलेट्रल होगा मेन पर्पस, क्लियर है, और वारंटी के ब्रीच होने पे कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट नहीं होने वाला, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स क्या होगा? डैमेज क्लेम होगा। इम्प्लाइड वारंटी में पॉइंट नंबर 1 आप नोट करेंगे, मैंने यहाँ लिख नहीं रखा, आप नोट करेंगे साथ में और हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए पहला पॉइंट, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। यार नाम से पता चल रहा है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड। एक बात बताओ, जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, उस पर एक से ज़्यादा लोगों का पोजीशन है, तो क्या हम इसको पूछते हैं सामने वाले से? नहीं पूछते। मतलब साफ है, ये इम्प्लाइड है, मतलब क्लियर है, प्रिज्यूम बाय लॉ। लाइन सुनना, बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स। मतलब क्या है? बायर एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स। भैया बायर को एंजॉय करने दो, है ना। जैसे आप एक कार बाय करके लाते हो सेकेंड हैंड,
आप घर पे लाए ही थे कि उसका ट्रू ओनर आ गया और वो आप पे क्लेम करता है सर ये कार मेरी है, ये कार किसी ने चुरा ली थी, उसने आपको सेल आउट कर दी है, तो आप कुछ इंजॉय करते इससे पहले ही तबाही हो गई। तो ये रीज़न है कि वहाँ पे बोला जाता है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन अनडिस्टर्ब होनी चाहिए, सेलर सेल आउट कर रहा है तो ये ऐसा एजम्पशन लेना है कि वो सेलर के राइट्स के अंडर में आता है। पॉइंट नंबर 2, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। ओके, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। अब जब ये वर्ड आता है बंदा कहता है अरे सर क्या बता दिया, ध्यान से सुना, बहुत ईजी है। गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी। इनकम्बरेंसेस का सीधा सा मतलब है एनी चार्ज ऑफ थर्ड पार्टी। लिख लो, ब्रैकेट में लिखना फ्री, मतलब क्या है, किसी तरह का कोई क्लेम उस प्रॉपर्टी, उस प्रोडक्ट, उस गुड्स पर नहीं है, वो सेलर आपको दे रहा है फ्री फ्रॉम एनीथिंग, वो सब चीज़ों से फ्री है, सिर्फ आपके राइट्स, आपके पोजीशन आपके पास आने वाले हैं। ऐसा क्या करना है, हमें लॉ के थ्रू प्रिज्यूम करना है ऐसा होगा वारंटी के थ्रू। तीसरा, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर नेचर ऑफ गुड्स। ओके, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। सर इसका क्या मतलब है सर, हर गुड्स पे क्लियरली मेंशन होता है ना, हैंडल विथ केयर, कांच के सामान पे हैंडल विथ केयर, सामान को संभाल के उठाओ। और लाइक मेडिसिन पे लिखा होता है अवे फ्रॉम चिल्ड्रन या कीप दिस प्लेस इन डिग्री, सब मेंशन होता है। सुनना ध्यान से, गुड्स आर डेंजरस एंड बायर इज इग्नोरेंट ऑफ डेंजर, सेलर मस्ट वॉर्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर। सेलर को, बायर को उससे होने वाले प्रोबेबिलिटी को बताना होगा कि सर इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। किस में आएगा ये, इम्प्लाइड वारंटी में, क्योंकि ये मेन कंडीशन नहीं है, कोलेटरल है। अगला पॉइंट, वारंटी इनटू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूज ऑफ ट्रेड। ओके, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब साफ है कि जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और फिटनेस क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। पढ़ देता हूँ, एन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज मे बी अनेक्स्ड बाय द यूज ऑफ ट्रेड। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो सेलर से, तो वो उस पर्पस के अकॉर्डिंग करस्पॉन्ड करना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो सर अभी तक हमने क्या करा है, सेक्शन 14 से गए सेक्शन 17 तक, सेक्शन 12 से लेकर 17 सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब एक पॉइंट बचता है आपका इस टॉपिक से, जो कि है कैवेट इम्पिटर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कितने कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। नाउ कम टू योर टास्क, आपका काम क्या है सर, मॉड्यूल उठाइए फटाफट से और देख लीजिए आपको क्या करना है। अभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा कि बहुत आराम से पढ़ो। आज की क्लास मुझे लगता है शायद आधे घंटे के आसपास की होनी चाहिए, तो आपका काम अगले आधे घंटे के लिए बहुत डिसिप्लिन में करना। डे 3 है आज, है ना। कंटिन्यू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रखा है मैंने, बताइए। अब जरा देखो, आज जब आप पढ़ने बैठोगे तो कितना कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए। आप सेक्शन 11 आपको कल ही बता दिया था, कल की क्लास में। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये वर्ड बाय वर्ड जाना है ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुक्के में चले, यहाँ तक जाइएगा, फिर ये वाला टॉपिक आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड हैं आपके लिए, लेकिन एक्सपेक्टेड है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है इस तरह के क्वेश्चन बनने चाहिए। और देखो कैविटी इमिटर से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट वहीं ये जो टॉपिक है ये भी उतना ही ज़्यादा वेटेज रखता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको चीज़ समझ आई है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डे 3 पे आपका जो मोटिवेशन का लेवल है और जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो सेम है कि नहीं, बिकॉज सेम होना चाहिए। हमेशा एनर्जेटिक रहो, मोटिवेटेड रहो, बिकॉज यही वो चीज़ है जो आपको मार्क्स दिलाने वाली है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।